तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से था। 49 तो एज इट इज एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन तुम्हारा जेईई एडवांस से पूछा गया है और एक क्वेश्चन साल्ट एनालिसिस से पूछा गया है। तो बोलोगे भैया जब पूरा पेपर एनसीईआरटी से था तो हमको टाइम क्यों लग गया, हमको सॉल्व करने में टाइम क्यों लग गया। अभी उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा कि तुम फंसे कहाँ और फंसे किस लिए फंसे तुम। मैं बार बार बोलता था एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री तक की मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखी थी, एक एक लाइन पढ़ा रखी थी। और डाल्टन्स लॉ वाला जो क्वेश्चन था तुमने देखा होगा, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया। क्यों? क्योंकि डाल्टन्स लॉ के बारे में उतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता जितना डिटेल में एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी के कोने में एक लाइन लिखी हुई है, वही उठा के उसने पूछ लिया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री देखने से पहले मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी की वीडियो बना दिया है। ठीक है, बायोलॉजी में 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। जाके पहले वो वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री वाले पे। केमिस्ट्री के बाद मैं आपको कहाँ दिखाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा फिजिक्स। केमिस्ट्री के बाद आपको फिजिक्स दिखाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स दिखाने का अगर फिजिक्स की बात आ गई है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। बहुत सारे मतलब स्पैमर्स और हेटर्स बोलो, जो भी तुम उनको बोल सकते हो, जिन लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं मेरे से, वो आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पैसे मांग रहे, रिफंड मांग रहे, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ आया नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो उन हेटर्स के मुंह पे मैं तमाचा मारने वाला हूँ 15 तारीख को, क्योंकि मैं तुम लोग को कुछ दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जरा मैं सबसे लास्ट वाले पेज पे चलता हूँ, बस एक मिनट का टाइम लूंगा। ठीक है, 63 नंबर। ठीक है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन था 45। ये क्वेश्चन कहाँ से था भाई, ये क्वेश्चन कहाँ से था, मैग्नेटिक मोमेंट। पूरा मैग्नेटिक मोमेंट मैंने पढ़ा रखा था। देख रहे हो, एक क्वेश्चन पूछा मैंने, कितने क्वेश्चन करवा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। उसके बाद जब तुम क्वेश्चन देखोगे वर्नियर कैलिपर देखो यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन नंबर 43। वर्नियर कैलिपर मैंने पढ़ा रखा था। क्वेश्चन देखो कितने मैंने करवाए हैं उस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8-9 क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर में कराया। उसके बाद देखो ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पिद्दू सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पूरा मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था। क्वेश्चन मैंने कितने करवाए, ये देखो 1 2 3, ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन, जेईई मेंस 18 19 ट्रिपल 2008, ये सारे नीट के क्वेश्चन, उड़ीसा जेईई के क्वेश्चन, ये सारे किसके क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है, कहीं के भी तो डाटा भी सेम है। ठीक है, तो ये जो हेटर्स थे ना, जो बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, भाई तुम लोगों से मिलूंगा। ठीक है, तुम लोगों से मिलूंगा जल्दी। ठीक है, टेंशन ना लो। ये देखो पिद्दी सा क्वेश्चन पूछा कि बताओ करंट कितना होगा ब्रांच सीडी में। ये पूरा केसीएल केबल मैंने पढ़ाया। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, इतने हार्ड जब क्वेश्चन तुम कर लोगे केसीएल केबल लगा के, तो क्या ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो आए थे तुम नहीं कर सकते थे। मेन दिक्कत कहाँ पे पड़ी, मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। ये देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन ये देखना जरा एक बार। ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था, देखो यहाँ पे, बॉडी 48 न्यूटन है, हाइट इक्वल टू 1/3 पे जाएगी तो कितना होगा। टॉपिक नंबर 24 ग्रेविटी एट हाइट और डेप्थ, है ना। इसमें देखो कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1 2 3, सब हाइट वाली है, 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन करवा के रखा हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन 9 क्यों, 1 2 3 4 13 क्वेश्चन करवाने पे एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर गलती आखिर बच्चे से कहाँ हो गई, गलती आखिर बच्चे से हुई कहाँ, दिक्कत कहाँ पे आ गई। ये डायरेक्शन ऑफ वेव तुम इतने सारे पढ़ाए थे, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे B0 E0 सब करा के छोड़ा गया है। ठीक है, टोटल ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल ये तुम्हारा स्फीयर का कटिंग देखो, 2 क्वेश्चन करवा रखा था। ठीक है, झूठ में तुम लोग यार, तुम लोग की आदत बन गई है ना किसी को हेट करने की, तुमको जवाब मिलेगा इसका। ठीक है, चलो देखो, ये केमिस्ट्री पेपर की एनालिसिस हमारी। पेपर देखो क्यों तुम्हारी लेंदी पड़ गई, क्योंकि बायो का तुम पेपर देखोगे ना जब, तो पहले तो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आ गए। जैसे फ्रॉक से 4 क्वेश्चन आया, अब 4 में से 2 तो आसान था, अब 2 कहाँ से पूछा, एकदम घुस के डीप में पूछ लिया। रामदेव मिश्रा पूछ लिया, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजिस्ट पूछ लिया नीचे जाके। ठीक है, बाकी टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल पूछ लिया। तुमको स्टेप याद करने पड़ते कि एक चीज। ठीक है, कौन से मंथ में प्रेगनेंसी में क्या होता है, केवल मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे स्टेप वाले पूछे थे उसने। ठीक है, तो तुम्हारा मेन टाइम जो था तुम्हारा बायो में लग गया। खुद को क्यों कोस रहे हो मेरे भाई की फिजिक्स नहीं हुआ, खुद को क्यों कोस रहे हो। तुम्हारे पास रियलिटी है कि तुम अभी पेपर लेके बैठोगे, तुम 30 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व कर दोगे, 30 से ज्यादा ही कर दोगे। दिक्कत वहां क्या पड़ गई, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। कोई भी रहता, शायद मैं भी होता तो मैं भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था भाई। मैक्सिमम बच्चे, जितने बच्चों से बात हुई मेरी, सारे बोल रहे हैं भैया हमने बायो किया 1 घंटा 10 मिनट लग गया। जो बच्चा 35 मिनट बायो करता था, उसको अगर 1 घंटा 10 मिनट लगेगा तो डिप्रेशन में जाएगा ही भाई। उसके बाद उसको केमिस्ट्री में भी टाइम लगा, साइक्लिक ईथर के बारे में पूछ लिया, जेईई एडवांस का क्वेश्चन उसने पूछ लिया। उसके बाद डीप डाल्टन्स वाला और जो भी तुम्हारे वो फिजिकल केमिस्ट्री थे, लेंदे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछ लिए, तो उसमें तुम्हारा टाइम गया है, ये चीज मानो। बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो पूरी के पूरी अवतार सीरीज से हमारी आई है। पार्ट 3 जिन बच्चों ने किया था उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 620 630 615 इतने नंबर अभी भी स्कोर कर रहे हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। ठीक है, तो हेटर्स यार तुम हेट करते रहो। ठीक है, बाकी मिलूंगा तुम लोगों से। तो ये सारी चीजें थी।
तो जब तुम बायो और केमिस्ट्री करके गए फिजिक्स पे तो तुम्हारे पास कितना टाइम बचा था? तुम खुद से पूछो तुम्हारे पास टाइम कितना बचा था? 45 मिनट, किसी पास आधा घंटा, किसी पास 1 घंटा, किसी पास 10 मिनट बचा था। उस बच्चे ने पूरा पूरा तुक्का मार दिया, उसके बाद 10 ही मिनट बचा था। तो तुम अपने आप को दोस्त क्यों दे रहे हो मेरे भाई? क्यों दे रहे हो खुद को दोस्त? तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। सारे बच्चों का जो कट ऑफ 650 660 जा रहा था, इस बार 550 560 570 580 जाएगा। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? तुम्हारी गलती नहीं थी। अब तुम ये सोचो 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप लेने के बाद और तुम इस पोजीशन पे आके यहाँ से आके तुम बैकअप कर जाओ, मैं नहीं नीट एग्जाम, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब तुम 3-4 ड्रॉप ले चुके हो और अब यहाँ पे आके तुम छोड़ रहे हो, कह रहे हो नहीं लूंगा, अब छोड़ता हूँ, मैं नर्सिंग कर लेता हूँ या BDS कर लेता हूँ, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक जब तुम्हारी गलती, चलो तुम्हारी गलती होती, पेपर आसान होता, तुमने पढ़ा नहीं है, 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप होगा, छोड़ो हटाओ। लेकिन जब तुम पढ़े थे, तुमने पूरे साल तुम्हारे टेस्ट में 660 670 680 690 नंबर आ रहे थे, तो फिर तुम्हें बैकअप होने की क्या जरूरत है? पढ़ो ना एक बार, लगो ना एक बार खुद से, एक बार मेहनत अच्छे से करो ना भाई। क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, तुम भी बच्चे हो, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, बात करेंगे इस पे हम लोग। 15 तारीख को हमारी डिटेल वीडियो आ रही है, पूरा डिटेल, पूरे 1 साल की स्ट्रेटजी दी। 1 साल में 2 स्टडी वीडियो डालता हूँ, एक स्टार्टिंग में डालता हूँ, एक एंड में डालता हूँ। तो स्टार्टिंग वाली स्ट्रेटजी वीडियो 15 को आ रही है, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी वाली वीडियो, उसको देखना, उसी को फॉलो करना, लास्ट तक तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, अगर बार बार भटकोगे, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे किसी भी इंसान को फॉलो मत करो जिसकी स्ट्रेटजी हर महीने चेंज होती रहती है। 6 महीने पे स्ट्रेटजी, 3 महीने पे स्ट्रेटजी, 2 महीने पे स्ट्रेटजी। अगर तुम्हारा 9 महीने वाला स्ट्रेटजी अगर काम नहीं, मतलब 9 महीने के बाद तुम अगर फिर से 6 महीने वाली स्टडी वीडियो डाल रहे हो, इसका यही मतलब हो ना तुम्हारा 9 महीने वाला स्टडी वीडियो रद्दी था एकदम, तो मैं 6 महीने वाले करके कर लूंगा, जब नंबर मेरे उतने आएंगे। फिर वो आज इंसान क्या करेगा, 3 महीने वाली वीडियो डालेगा, 3 महीने की स्टडी वीडियो, तो मैं 6 महीने पढ़ूँ क्यों भाई? मैं सीधे 3 महीने वाली पढ़ के नहीं टॉप कर जाऊंगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना। ठीक है, बार बार बोलता हूँ, एक ही टीचर, एक ही बुक, एक ही स्टडी को फॉलो करो। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ मत भागो, डाइवर्ट हो गए तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है n = 2 = 3, और मतलब 2 से 3 में गया और 4 से 6 ट्रांजिशन में गया, तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ कितना हो? वेवलेंथ का रेशियो बता दो। तो वेवलेंथ देखो, n = 2 से n = 4 में जो जाता है तो वेवलेंथ के यहाँ पे पूछा हुआ है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस तुमको 4 और 6 का निकाल के दोनों का रेशियो निकालना था। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 5 में गया, तुमसे पूछा 2 से 4, 2 से 3 में और 4 से 6 में, 2 से 4 में यहाँ पूछा, 2 से 5 में यहाँ पूछा, बस तुमको सॉल्व करना था। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, इसमें देखो 4 क्वेश्चन, इसीलिए तुम्हारा पेपर मतलब लेंथी हो गया। 4-5 स्टेटमेंट पूछा। पहला कह रहा है गैलियम की तरह सीजियम की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। दूसरा कह रहा है पॉलिंग स्केल पे नाइट्रोजन और क्लोरीन सेम नहीं होते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो नाइट्रोजन का 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 होता है। देखो पॉलिंग स्केल दिखा है यहाँ पे। ArK+Cl ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। यहाँ देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में पूरा दिया हुआ कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओ तो वहां पर भी दिया हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि करेक्ट आउट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन थेरेपी सिलिकॉन एल्युमिनियम मैग्नीशियम। यहाँ देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन बोला था, एल्युमिनियम को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? तो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा के इसने पूछा। एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। तो भैया लिथियम और रुबिडियम से सीजियम का ज्यादा होता है, नीचे जाने में बढ़ता है। विद इन फैमिली वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल पे साइज इंक्रीज करता है रेगुलरली। देख रहे हो, मतलब 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला दे देगा, एक क्वेश्चन करेगा तो टाइम तो लगना ही है भाई। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से। ये देखो, ये कोबाल्ट Mg+2 Pb, ये साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन, इसको भी तुम एनसीईआरटी से मानो। क्यों मानोगे? क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। और बार बार तुमको मैं यही बोल रहा था कि साल्ट एनालिसिस जब भी पढ़ना तो जो स्टार्टिंग के होते हैं कैटायनिक केनायनिक, यही सारी चीजें बस पूछना। ठीक है, यही सारी चीजें पूछी भी जाती हैं। ठीक, आगे देखो, ये देखो HBr का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है? खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिका रूल। HBr का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डालोगे तो क्या जुड़ेगा? जिसके पास क्या होगा? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां जाकर जुड़ जाएगा। ठीक, उसका दूसरा कह रहा है केसियन। उसका देखो, जब तुम ये तुम्हारा दिया हुआ हाइड्रोकार्बन में, ये दिया हुआ तुम्हारा किस में? एल्केन में, क्योंकि ये तुम्हारा बन गया एल्केन। अब हेलो एल्केन वाले चैप्टर में जाओगे तो तुमको 2 रिएक्शन दिया हुआ, केसियन और एजीशियन। तो केसियन से आरसीएन बनता है, एजीशियन से आइसोसाइनाइड बनता है। और यहाँ पे तुम्हारा एग्जांपल नंबर 6.5 में भी बोला गया कि हेलो एल्केन केसियन के साथ एल्किल साइनाइड क्यों बनाता है और एजीशियन आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज में जाओगे तो भी केसियन HBr पेरोक्साइड के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो केसियन से रिएक्शन तुमने किया तो आरसीएन बन जाएगा। और आरसीएन में जब सोडियम Hg इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लोगे, किसी भी साइनाइड के प्रेजेंस में जब सोडियम Hg इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लोगे तो RCH2NH2 बन जाता है। देख रहे हो, पूरा का पूरा तुम्हारे एनसीईआरटी से, मतलब 3 कंसेप्ट, 3 चैप्टर का कंसेप्ट एक जगह पे लागू उसने ठोक दिया है। ठीक, चलो ये देखो, एनर्जी और रेडियस बताओ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम और लिथियम का। तो भैया एनर्जी बताओ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? प्रॉब्लम नंबर 2.11 देखो, सेम क्वेश्चन है हीलियम वाला। ठीक है,
उसका देखो 2.16 पे जब जाओगे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज इतना, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट, मतलब पहले का दिया हुआ फिफ्थ का पूछ रहा है, ठीक है। फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस भी पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम काम, क्या पूछ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में वेवलेंथ कितना होगा और एनर्जी इन जूल्स कितना होगा। सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं 2.11, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है कौन कौन सा पैरामैग्नेटिक है भैया, NiCl4, NiCN, NiPPS3, NiCO, NiS2। तो यहाँ देखो भैया NiCl4 के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे NiCO4 के बारे में लिख भी रहा है, डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है NiCN4 डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे कलर शो कर रहा है, कलर शो कर रहा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर भी देखो NiCl4 माइनस पैरामैग्नेटिक क्यों है, NiCN4 माइनस डायमैग्नेटिक क्यों है, NiCl4 पैरामैग्नेटिक क्यों है, NiCO4 डायमैग्नेटिक क्यों है। यहाँ पे NiS2O6 ग्रीन है और सॉल्यूशन पे NiCN4 कलरलेस क्यों है। NiS2O6 के बारे में पूछा है, NiS2O6 देखो यहाँ पे दिया भी होगा। सारा का सारा एनसीईआरटी का लाइन है। आगे बढ़ो, कह रहा है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्साइन। भैया अमोनिया नाइट्रोजन अगर NH3 बना ले रहा है तो क्या ये बना लेगा ASS3, ये तुम्हारा SbS3 एंटीमनी आर्सेनिक है ना, ASS3 तो बिल्कुल बनाएगा भैया, क्यों नहीं बनाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब बिगाड़ी, क्यों नहीं बनाएगा। देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड इन द फॉर्म ऑफ ES3, मतलब सारे के सारे ES3 बनाएंगे। तो ये अगर अमोनिया है तो ये भी तुम्हारा बनाएगा, ठीक है। ये देखो एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाक्साइड, एंटीमनी +5 पर नहीं बना सकता। देखो यहाँ पे लिखा क्या है ऑक्सीडेशन में कि इनफैक्ट द लास्ट मेंबर ऑफ ग्रुप बिस्मथ हार्डली शो एनी -3 ऑक्सीजन स्टेट, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिग्रेड ऑन द ग्रुप। जैसे तुम नीचे जाओगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब भिखारी, नीचे जाने पे +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी, इसके वजह से एंटीमनी तुम्हारा नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बनाएगा, मतलब +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +5 वाले की घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है और +3 वाले का बढ़ता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा, ये भी एनसीईआरटी की लाइन, ठीक। यहाँ पे देखो कह रहा है कौन कौन से मेन ग्रुप के एलिमेंट नहीं है। मेन ग्रुप के एलिमेंट आधे लोग परेशान, मेन ग्रुप होता क्या है, मेन ग्रुप का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है। देखो S ब्लॉक और P ब्लॉक को जो होते हैं एलिमेंट, ग्रुप 13 से 18 और S ब्लॉक के एलिमेंट दोनों को मिला के मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। वहां से देख लो कौन कौन सा ग्रुप 13 का है, मतलब कौन सा S ब्लॉक का, कौन सा P ब्लॉक का है, वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, मेन होगा, और बाकी सारे तुम्हारे क्या होंगे, नॉन मेन होंगे। एनसीईआरटी देखो ये क्वेश्चन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन बीच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। ये मैंने तुमको फिजिकल केमिस्ट्री के अवतार सीरीज में पढ़ा रखा था, जो बच्चे पढ़े उनको याद होगा, मैंने इसको एम्फसाइज कर करके पढ़ाया था कि डाल्टन थियरी सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। जाके मेरे लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज वाले या एनसीईआरटी अवतार सीरीज वाले जाके देख लो, दोनों में पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक। देखो नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, क्लियर। आगे बढ़ो, कह रहा अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी एलिमेंट है उनका बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखो ये सारे अंडरलाइन का फिर यहीं से उठाकर पूछा, H2SO4, H2SO7, H2S4O6, H2O2 सारा तुम्हारा दिया हुआ है। देखो H2O2 का पूछा है, KO2 तुम्हारा क्या है, KO2 का देखो यहाँ पे दिया हुआ है H2O2, KO2, Na2O2, RbO2 सबका दिया हुआ भाई, एक एक चीज एनसीईआरटी दी हुई है, एक भी चीज एनसीईआरटी बाहर नहीं है। ये देखिए जरा, कह रहा हाफ लाइफ दिया हुआ है 1 मिनट, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन कितना लगेगा। तो यहाँ देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% इज 10 टाइम्स इज हाफ लाइफ। ये सेम क्वेश्चन नीट 2023-24 में आया था और 2025 में भी रिपीटेड है, ठीक है। ये देखो टी हाफ 10 टाइम्स होता है टी हाफ के, तो 1 मिनट है तो इसका 10 गुना हो जाएगा, 10 मिनट इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से यहाँ से जेट उठा के बना दिया इसने, ठीक है। उसका एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.18, 3.19, 3.29 जब देखोगे यहाँ पर भी सेम पूछा हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड जो 99% वाला होता है दिखाओ कि वो 2 गुना होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% रिएक्शन। उसके बाद अगर 40 मिनट लग रहा है 30% डिकम्पोजिशन में तो टी हाफ बता दो। उसके बाद 10% कंप्लीशन अगर इक्वल टू रिक्वायर्ड 25% कंप्लीशन 308 पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब हर एक चीज यार, मतलब इतने ये हार्ड क्वेश्चन है, ये भी हार्ड क्वेश्चन है, ये भी हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन तुमसे पूछा क्या है, लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन पूछा, इसी में तुम परेशान हो गए। मेन दिक्कत क्या थी, मोरालिटी। मेन दिक्कत क्या थी, माइंड का तुमने यूज नहीं किया वहां पे। दिक्कत इतना डिमोरलाइज हो गया बच्चा बायो और केमिस्ट्री देख के कि फिजिक्स में उसने यूज ही नहीं किया। फिजिक्स का पेपर देखो तो कहोगे अरे यार क्या मैंने गलती कर दी, 30-35 तो मैं आराम से कर सकता था फिजिक्स का पेपर देखोगे तो। लेकिन वही होता ना, डिमोरलाइज हो जाओगे। मैं हमेशा बोलता था पैनिक मत होना, माइंड शांत रखना। जो उसने एनटीए ने क्या खेल खेला, तुमको स्टार्टिंग में उसने हार्ड क्वेश्चन दे दिए तो तुम परेशान हो गए। अरे थोड़ा रुक जाते भाई, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम शांत रख के माइंड को, बस इजी क्वेश्चन भी करते तभी 30 क्वेश्चन तुम कर ले जाते। लेकिन वही हुआ,
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, अनएक्सपेक्टेड पेपर था। मैं भी तुम्हारा नहीं होता तो मैं भी यही करता, मैं भी परेशान होकर पेपर छोड़ देता। 2021 में मेरे साथ यही हुआ था, पेपर लेंदी था, फिजिक्स का टफ था, देखा मेरी हालत ख़राब हो गई, आते आते क्वेश्चन मैंने गलती कर दी है। ठीक है, आगे देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताओ, इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। तो मैं यहाँ पे देख लो वेवलेंथ का ऑर्डर दिया और यही सारी चीज़ें उठा के यहाँ पे पूछी है। देखो यहाँ पे CuS2O4 देखो CuS2O4, CuCN6 देखो CuCN6, CuNS36 CuNS36, TI वाला देख रहे हो, चारों का ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, देख लो 600 इसका, 498, 310 सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर एनसीईआरटी में 5.15 ये क्वेश्चन देखोगे सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे पूछा भी है वेवलेंथ बताओ इनका, किसका ज़्यादा होगा इसमें से। ठीक है, तो यहाँ से ये लगाते या फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ठीक, अब वो कह रहा है सी स्टांस कौन सा करेगा, तो सी स्टांस के लिए जीआई होता है, सी स्टांस के बारे में दिया हुआ है, स्टेबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट सब दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो सी सो ट्रांस के बारे में पूछा भी है 9.10 और 9.1 तुम्हारा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 9.9 वहाँ पर भी पूछा सी सो ट्रांस हेक्स 2 इनका बता दो। तो क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, एनसीईआरटी से। ये देखो पॉलीप्रोटिक वाला पूछ लिया, K1 A1 K2 K3 दिया हुआ है, बताओ कौन कौन सा सही है। तो तुमको इसमें यार अपना, अगर पॉलीप्रोटिक नहीं पढ़े हो पॉलीप्रोटिक, तभी तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो ना। कॉमन सेंस इन द सेंस क्या कि अगर मान लो कहीं पर दिया हुआ है के डब्ल्यू इक्वल टू, अगर कहीं पे तुम K इंटू के भी लिख रहे हो सपोज दैट, तो तुम लॉग KW इक्वल टू यही तो लिखते हो यार, लॉग के प्लस लॉग के भी यही तो लिखते हो। तो तुम कॉमन सेंस लगाते हो कि लॉग के ये सही है, यहाँ पे K1 K2 K3 क्या होगा, K1 प्लस K2/2 क्या होगा। तुम कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है K2 K3 आर स्मॉलर देन द लोअर ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन K1, मतलब K1 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू K2 एज कम्पेयर टू K3। यहाँ पे ये लिख रही है एनसीईआरटी। ठीक है, क्लियर, ये पहली चीज़ लिखी। उसके बाद मान लो K1 देखो फॉस्फोरिक एसिड के बारे में तुम्हारा दिया भी हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में तुम्हारा पूछ भी रहा है। ठीक है, उसका तुम देखो यहाँ पे K1 इज ग्रेटर देन K2 क्यों होता है H2SO4 का, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, K1 हमेशा ज़्यादा होगा K2 से, फिर K3 से। उसका Knet के लिए तुमको मालूम है K1 K2 K3 K4 अगर लिखा हुआ है तो K लॉग जब लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। वही यहाँ पे पूछा हुआ था तुमसे, लॉग K1 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तुमको करना क्या था यार, बस टिक मारना था। यहाँ पर भी देख लो भाई, इसको भी तुम ऐसे पुट कर सकते थे। तो ये तो अलग चीज़ भाई, अलग चीज़ क्या है यार, जैसे K इंटू के भी अगर KW लिखा है तो तुम PK प्लस PK बीच का PKW नहीं सकते। ये क्या है, लॉग ही तो होता है, लॉग ऑफ K माइनस ऑफ लॉग K क्या होता है, PK होता है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बेंजीन नहीं बनाएगा, तो ये देखो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में देखो यहाँ सोडा लाइम, ये देखो डिकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम रिएक्शन दिया, पहला बना रहा है बेंजीन। ठीक है, Cr2O3 B2O5 MO2O3 ले लोगे तभी बनेगा। तो ये देखो MO2O3 तुमने ले लिया, ये भी बना रहा है NHN से। ये तुम रेड हॉट आयरन ट्यूब ले रहे हो, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब ले रहे हो तभी बना रहा था। बस क्या रहा है, यही बच रहा है, ये नहीं बनाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा तीनों देखो एनसीईआरटी से, 1 2 और ये तीनों एनसीईआरटी से। ठीक है, आगे बढ़ो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80
इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फेस की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15 प्लस क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन के साथ और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और तान का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग रखी 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटीड बोल रहा हूँ फीस में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। ये देखना जरा, कह रहा है कि लेमडा एम तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड का एक्सटेंट मतलब अल्फा पूछ रहा है तुमसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये पूरा तुम्हारा दिया हुआ है। क्वेश्चन जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है,
ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछ रहा है। और यहाँ पे तुमसे बस एक चीज पूछा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी दिया हुआ है, लेमडा एम दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी पूछ लिया है, यहाँ तुम ये यहाँ से भी तुम निकाल सकते थे, यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। तो कंडक्टिविटी दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है और लेमडा एम नॉट दिया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम निकाल के अपना अल्फा निकाल लो, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो। तो देखो ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है 2.9 तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2.9 इन टेक्स्ट का, ठीक। तो 61 क्वेश्चन बता चुका हूँ। मतलब कितना क्वेश्चन हो गया, 10, 5, 15, 16 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आगे हम लोग क्या करेंगे पूरे साल, ठीक है। तो वीडियो देखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक तुम लोग लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो। देखो लाइक कमेंट नहीं करोगे तो फिजिक्स वाली वीडियो नहीं डालूंगा, प्रूफ वाली तो मैं डालूंगा, लेकिन एनसीईआरटी से एग्जैक्ट मतलब एनसीईआरटी से 25-30 क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि यार इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है, तुम रिस्पॉन्स ही ना शो करो। मैं वीडियो डालने वाला था, आधे बच्चे कमेंट कराए वी डोंट वांट, हमको नहीं चाहिए, आप क्यों दिखा रहे हो। तो ये सही तरीका नहीं भाई, मैं दिखा रहा हूँ बाकी बच्चों के लिए, आपको नहीं देखना, आप मत देखो, ठीक है। मैं बस कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ बच्चों के मन में कि एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अवतार से पढ़ो यार, अवतार के बाहर कहाँ कुछ है। अवतार वाली प्रूफ आएगी, तुम देखना एक एक लाइन तुमको दिखेगा, ऐसे एक एक लाइन जो पार्ट 2 में नहीं मिलेगा वो पार्ट 3 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी 1 मेंटरशिप, अगर इसको तुमने फॉलो नहीं किया तुम्हारा अगले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर एक टीचर को, एक बुक को, 1 स्ट्रेटजी को, 1 मेंटरशिप को फॉलो नहीं करोगे तो पूरे साल भटकते रहोगे, जैसे लास्ट ईयर तुम भटकते रहे। लास्ट ईयर 2023 में जब मैंने बोला बच्चों से कि मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ वहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे, बच्चों ने बात मेरी नहीं मानी। 2023 में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। फिर मैंने 2024 में बोला और पढ़ाया भी, और लगभग सारे के सारे क्वेश्चन 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ गए। ये सारी वीडियोज की प्रूफ आप जाके देख सकते हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सारा प्रूफ डाल चुका हूँ। 2023 में 152 नंबर के, 2024 में 188 नंबर के, मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन हमारे यहीं से थे। जो बोला मैंने दिखाया भी, प्रूफ भी दिखाया। इस बार मैंने क्या बोला था, इस सारा का सारा इनऑर्गेनिक, सारा का सारा ऑर्गेनिक, सारा का सारा फिजिकल हमारे अवतार से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पिछले साल मैंने जब बोला था कि फिजिकल केमिस्ट्री के सारा का सारा क्वेश्चन हमारे अवतार सीरीज से आया था, उस टाइम पे बच्चों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन जब तुम जाओगे नीचे थोड़ा सा देखोगे तो वीडियो, ये वाली वीडियो देखना जाके, कंप्लीट 19/19 क्वेश्चन हमारे अवतार सीरीज से ही आया था। और इस बार पूरा का पूरा फिजिकल, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक एज इट इज, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एज इट इज विदाउट एनी डाटा चेंज हमारे ही अवतार सीरीज से आया है। और पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हमारे ही अवतार सीरीज से आया है। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से इस बार भी लगभग 120 नंबर का पेपर आया हुआ है। उसकी प्रूफ वाली वीडियो में तुम लोगों को 5 से 6 दिन के अंदर दिखा दूंगा। 180 क्यों नहीं आया इस बार, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है। इस बार का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है फिजिक्स का, इसके वजह से हम लोगों ने 120 मिनिमम, मैंने बोला था गारंटीड कि 120 मिनिमम आएगा, तो 120 मिनिमम तो इस बार भी आया है, 120 से ज़्यादा ही आया है। वेट करो, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। नीट 2024 में ही मैंने बोला था कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया था। पूरा का पूरा केमिस्ट्री 50 के 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। पूरा का पूरा बायोलॉजी एनसीईआरटी से था। पूरा का पूरा फिजिक्स 42 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। इस बार भी मैंने बोला था 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में एनसीईआरटी से आए हैं। केमिस्ट्री में 45 आउट ऑफ 45 एनसीईआरटी से आए हैं। प्रूफ वाली वीडियो 5 दिन के अंदर तुम्हें सारा का सारा मिल जाएगा। जितने भी मैंने बोले थे, जितने भी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अवतार के, सारा का सारा तुमको प्रूफ 10 दिन के अंदर इस चैनल पे तुमको दिख जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपने मेंटरशिप के बारे में, जो हमने बात करी थी। ठीक है, मेंटरशिप के बारे में जो हमने बात करी थी उसके बारे में बात करते हैं। मेंटरशिप हमारा कैसे चलता है और पिछले मतलब 6 महीनों में हमने किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराया था और बाकी 6 महीने हमने किस तरीके से रिवीजन कराया था, तुमको आगे पता लगेगा। हमारे पास 3 ग्रुप बनते हैं। हमने बिलो 200 का ग्रुप बनाया था, 200 से 500 का ग्रुप बनाया था और 500 प्लस का ग्रुप बनाया था। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अलग अलग है, जब बच्चे की नंबर अलग अलग है, जब उसका रैंक अलग अलग है, तो अगर मैं एक ही मेंटरशिप में रख दूंगा तो क्या घाल मेल हो जाएगा। इसलिए हमने 3 ग्रुप बनाया था। तीनों ग्रुप में डेडिकेटेड मेंटर्स थे। हम लोगों ने प्रॉपर वहाँ पे मीटिंग्स ली। डेली मैं खुद एक्टिव रहता था, 2 घंटे 9 से 11 में खुद एक्टिव रहता था। डेली के डेली डीएम्स, डेली के डेली कॉल्स सारे अटेंड किए थे हम लोगों ने। वहाँ पे एक हमारा डाउट सॉल्वर भी था, अमित, जो क्वेश्चन गूगल भी नहीं बता पाता था, अमित उस क्वेश्चन को बताता। देखो हमारे पास डाउट के भी ग्रुप बने हुए थे, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के अलग अलग ग्रुप थे। तुम्हें जो भी डाउट था बच्चों को वो अपना ग्रुप में डालते थे, शाम तक भी डिटेल सोल्यूशन उनको मिल जाता था। यह ग्रुप था हमारा जनरल, जिसमें बच्चे आपस में अपने डिस्कशन, अपनी स्ट्रेटजी, अपने टेस्ट के बारे में बात करते थे। ठीक है, मेंटरशिप में हमने दिया क्या क्या, हमने वीकली शेड्यूल दिया। मेंटरशिप में 500 प्लस वालों के लिए अलग, 200 से 500 वालों के लिए अलग, बिलो 200 वालों के लिए अलग। उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज दी।
टेस्ट सीरीज हमने दी कि कैसे कैसे टेस्ट सीरीज तुम पर चैप्टर 100 क्वेश्चन हमने करवाए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। उसके बाद हमने 500 रुपये की जो हमारी फिजिक्स की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच थी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। उसके बाद 600 रुपये की टेस्ट सीरीज थी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मतलब जितना हमारा पेड कंटेंट था सारा मेंटरशिप में फ्री था। तो अराउंड 1300 रुपये का कंटेंट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप में दे देते थे। ठीक, और मेंटरशिप की फीस कितनी थी? 280 रुपीज़ पर मंथ। मेंटरशिप की जो हमारी फीस थी 280 रुपीज़ पर मंथ थी, मतलब 10 रुपये पर डे के हिसाब से हम लोगों ने रखा था। तो पूरे एक साल की जो फीस थी हम लोगों ने पूरा इसी हिसाब से रखा हुआ था। हर बार मीटिंग होती, देखो एक मीटिंग में कितने बच्चे आते थे तुम लोग देख सकते हो, सारे मीटिंग में बच्चे आते थे। हर 15 दिन पर मीटिंग स्टार्टिंग में होती थी, लास्ट तक जाते थे 7-7 दिन में मीटिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ऐसे ग्रुप में सारा ऑडियो मैसेज के थ्रू मैं हमेशा गाइड करता था कि क्या क्या होना है, क्या क्या कैसे करना है, तुमको आगे कैसे बढ़ना है, पीछे कैसे जाना है। टेस्ट सीरीज एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज का ग्रुप मैंने बना रखा था, जहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन देता था, सॉल्यूशन देता था, पीडीएफ देता था। मतलब सारी की सारी चीज़ें तुमको वन एट ए प्लेस मिल जाती थी हमारे मेंटरशिप में। तो मेंटरशिप अगर इसको भी ज्वाइन करना है, ग्रुप में ज्वाइन रहो, वीडियो को देखो, टेलीग्राम पे ज्वाइन रहो। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा वहीं पे डाटा हम लोग देते हैं। जो भी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम करते हैं सारा टेलीग्राम पे ही देते हैं। तो आगे जब भी मेंटरशिप लॉन्च होगी 10 दिन के बाद 20 मई को हम लोग मेंटरशिप अपना लॉन्च करेंगे और 1 जून से प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट और बाकी 5 महीने प्रॉपर रिवीजन करेंगे। और 6 महीने में तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट, सिलेबस भी रिवाइज, उसके बाद 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कंप्लीट, अवतार सीरीज कंप्लीट, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट, हर एक चीज़ कंप्लीट, ईच एंड एवरीथिंग एक जगह पे कंप्लीट होगा। और रिजल्ट तुम्हें खुद दिखेगा, तुम्हारे अंदर चेंजेस खुद दिखेंगे कि किस हिसाब से तुम्हारे नंबर आते थे और किस हिसाब से नंबर तुम्हारे इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये था हमारे मेंटरशिप के बारे में। लास्ट ईयर विदाउट मेंटरशिप 30 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिनके नंबर 600 से 620 के भी प्लस थे। लेकिन कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया कि इस बार जो मेंटरशिप में मेरे बच्चे थे 641, 637, 632, 628, 622, इन बच्चों का बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले थे और सिलेक्ट होंगे बच्चे। लेकिन ये था कि रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, पिछले साल के मुकाबले रैंक खराब आई है। क्यों? क्योंकि पेपर टफ था। तो भले उनका नंबर कम हुआ है, भले ही मेंटरशिप के बच्चों का नंबर कम हुआ है, लेकिन वो सिलेक्ट होंगे, कम रैंक से होंगे, कम नंबर से होंगे, लेकिन सिलेक्ट होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने बोला है, सारा का सारा प्रूफ आपको मिलेगा यहीं पे। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। मेंटरशिप में जिसको ज्वाइन करना है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 280 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। आप ज्वाइन करो, 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट। 1 टीचर, 1 बुक, 1 स्ट्रेटजी, 1 मेंटरशिप की वीडियो 20 मई को आएगी और 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा मैं। पूरा स्ट्रेटजी, हर एक चीज़, जितनी चीज़ें हो सकती हैं सब बता दूंगा तुम्हें। कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से PYQ लगाने हैं, कहाँ से फिजिक्स पढ़नी है, कहाँ से केमिस्ट्री, कहाँ से बायोलॉजी। उसके बाहर तुम्हें कहीं नहीं जाना। पूरे साल कोई स्ट्रेटजी वीडियो तुमको देखनी ही नहीं है। स्टार्टिंग से लग जाओ, डिमोटिवेट मत होना। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। बच्चों को मेंटरशिप ज्वाइन करनी है या जो लोग इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, 6 महीने का बस टाइम लूँगा। 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ कंप्लीट। बाकी 6 महीने बस रिवीजन ही रिवीजन होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। जो बच्चे इच्छुक हैं, जो मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर लो। लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में रहो। जब भी मेंटरशिप लॉन्च होने वाली रहेगी हम लोग पहले ही अपडेट कर देंगे, क्योंकि सीट हम लोग बहुत ही लिमिटेड रखेंगे, ज़्यादा बच्चों को नहीं रखेंगे। आई होप कि तुमने वीडियो देख ली होगी। ये देखिए इधर कह रहा है हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल बिल बॉन्ड ऑर्डर 0 क्वाइट स्टेबल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखती है एनसीईआरटी, लिखती है एनसीईआरटी कि अगर निगेटिव हो या 0 हो तो बॉन्ड ऑर्डर अनस्टेबल होता। तो पहला गलत हो गया। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, गलत बात है। देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने पे, मतलब दोनों लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक, चलो कह रहा है किसका मिनिमम कंडक्टेंस होगा। तो भैया इसमें देखो 3 मोल AgCl बन रहा है, 2 मोल AgCl बन रहा है, 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कम कौन बना रहा है, जिसका सबसे कम बनेगा उसका सबसे कम कंडक्टिविटी। देखो सेम एग्जैक्ट ये डाटा उठा के उसने यहाँ से एनसीईआरटी से उठा के उसने पूछ लिया, तो कंडक्टिविटी के बारे में दिया भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक का रेशियो देख लो, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी यार, सिंपल सी बात है। ठीक, यहाँ पे XeO3, F2, XeO4, XeF6 का तुमसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है और तुम्हारा एवोल्यूशन पूछ रहा है। तो देखो XeF2 हो गया, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है
और इसका स्ट्रक्चर भी बन गया। तुमको हाइब्रिडेशन निकालना, तुम क्या हुआ केमिकल बॉन्डिंग वाला जो BSEPR दिया पूरा जो चार्ट दिया हुआ है वहाँ पे तुमको सारा इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सारा का सारा NCERT। ठीक, ये देखो भैया, ये कह रहा है एनर्जी प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन कैसा है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब हीट ऑफ रिएक्टेंट ऊपर रहेगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट नीचे रहेगा। ठीक है, तो बस इसी को उठा के पूछ लिया NCERT। ये देखिए भैया, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, इसका तुमसे क्या पूछा है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। देखो लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ये चारों एग्जांपल तुमसे उठा के यहाँ पे पूछा है, चारों एग्जांपल उठा के तुमसे यहाँ पे उसने पूछ लिया है। NCERT क्या है, NCERT। आगे बढ़ो, एडवांस की पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं। JMENS लेवल की पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं। JMENS का बैच लेने की जरूरत है क्या, नहीं। एडवांस का बैच लेना है क्या, नहीं। पढ़ना है बायो और केमिस्ट्री में NCERT। फिजिक्स में क्या करना है 15 तारीख को बता दूंगा मैं। ठीक है, द डिक्रीजिंग और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अमाइंस, इनका बेसिक स्ट्रेंथ बताओ गिवन अमाइंस का। तो यही सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ पे आपको चेप दिया। देखो बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, यहाँ पर भी देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का, 2 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का, 1 क्वेश्चन यहाँ, 4, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ का पूछा है NCERT में। बस आपको दिक्कत क्या है यहाँ पे, बस आपको उसने यहाँ पे ऐसे मतलब लिखा हुआ है कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है, यहाँ पे बस नाम लिख दिया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा NCERT इसी में से उठा के चाप दिया। ठीक, ये देखो कह रहा है चूज द वंस विथ नंबर इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो इक्वल नंबर ऑफ एटम बताओ इसमें से किसमें किसमें इक्वल नंबर। देखो अब कितना लेंदी हो गया, 5 क्वेश्चन पूछ लिया, 5 को चेक करोगे फिर मिलाओगे तो लेंदी हो गया ना यार। यहाँ देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग, इसमें तीनों में नंबर ऑफ एटम बनाना था। क्वेश्चन नंबर 33 बोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 28 में देखो कौन किसमें नंबर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है, चारों को चेक करोगे बताओ किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है। उसका 1.10 में कैलकुलेट द मोल ऑफ ईचन, नंबर ऑफ मोल बताओ, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। हाउ मच कापर, कापर कितना तुमको कापर सल्फेट 100 ग्राम से निकलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन क्या है NCERT से, सारा का सारा क्वेश्चन क्या है NCERT से। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुमको सारा कुछ मिल जाएगा PDF वगैरह। ठीक है, अब देखो विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन BD, B2, B6, यार देखो अभी मेरा परसों वाइवा था। ठीक है, वाइवा में मुझसे यही पूछा गया कि विटामिन के बारे में पूरा बता दो, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में PSM में सारा कुछ मुझे अभी तक याद थी। मैंने एक एक चीज एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ बता दी। मैंने ऑस्टियोमलेशिया के बारे में बताया, रिकेट के बारे में बताया, रिकेट बच्चों में होगा, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताया, कन्वर्जन, बर्निंग फिट सिंड्रोम, चिलोसिस, पेलाग्रा, तुम्हारा फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी, हर एक चीज मैंने बता दी। क्यों, क्योंकि मैंने NCERT से पढ़ा था बहुत अच्छे से और अभी तक याद था, और बायोलॉजी में भी इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से तैयार था। ठीक, अब ये देखो CH3 का थ्राइस, C ट्रिपल बॉन्ड OH ट्वाइस, ये बताओ इसका एसिडिटी। तो बस यही से पूछा है, यहीं से उठा के पूछा है, यहीं से उठा के आपसे पूछ लिया है। ठीक है, बाकी आपको DNP रूल पता है, ये डिस्टेंस नंबर पावर रूल आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी लगा सकते थे इसको। ठीक है, उठा के ऐसे पूछ लिया। फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब देखो और कोई NCERT नहीं पढ़ेगा तो गायब हो गया उसका। देखो क्या लिखती है NCERT, इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। लिखी कि नहीं NCERT ने। तो अगर कोई नहीं पढ़ेगा मेरे भाई NCERT तो उसका तो दिक्कत होनी है यार। ठीक है, उसका देखो यहाँ पर भी लिखा कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। तो भैया ये देखो किया ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में जेड में क्या Nd+3 में सेम है। तो यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे, और ये देखो यहाँ पे क्रोमियम का पूरा डाटा लिखा हुआ है, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और यहाँ पे Nd के बारे में लिखा हुआ है। ये दोनों को दोनों क्या तुम्हारे NCERT में दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों क्या NCERT में तुम्हारे दिए हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ो। ये देखो कह रहा है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। मैं बोलता था ना एक क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन आया स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, सिंपल। तो डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। तो क्लोरोफॉर्म एनिलीन आएगी, ये देखो डिस्टिलेशन हो जाएंगे, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। उसके बाद ग्लिसरॉल स्पेंटलाई, सोप इंडस्ट्री, ये भी दिया हुआ होगा ग्लिसरॉल स्पेंटलाई। स्टीम डिस्टिलेशन में तुम्हारा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनिलीन वाटर मिक्सचर क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन। तो एनिलीन वाटर मिक्सचर क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन। मतलब हर एक चीज के बारे में NCERT में दी हुई, तुमको कहीं भटकना ही नहीं था, तुमको अच्छे से NCERT पे ही पकड़ बनानी थी, कहीं नहीं। ऐसा नहीं कि तुमको JEE एडवांस का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, JMS पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के लिए। NCERT बार कुछ है ही नहीं, NCERT की एक लाइन रट लो यार, रटो NCERT। कह रहा है A से 2B में जा रहा है, बैकवर्ड एक्शन इतना है, फॉरवर्ड एक्शन इतना है, बताओ KP क्या होगा। तो तुमको यार एक KP इक्वल टू क्या तुमको दिखता नहीं है क्या, KP इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा NG दिया हुआ है। ठीक है, बस तुमको क्या निकालना था, KC क्या होता है, फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड कर लो, ये तुम्हारा KC हो गया। यहाँ पे देखो KC दिया है, KP पूछा है, KC दिया है, KP पूछा है। यहाँ देखो KC दिया है, यहाँ पे देखो KP पूछा है, यहाँ पे KC दिया है, KC दिया है, KP पूछा, तुमसे कंसंट्रेशन सारा पूछा है। क्या करना था यार, इसमें कुछ था ही नहीं। KP इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा NG, डेल्टा NG कितना होता है, 2 से मेरे घटा 1 बचता, तो KP इक्वल टू एक KC हो जाता है और इंटू RT,
KC इंटू RT हो जाता, ठीक है। R का वैल्यू दिया ही हुआ था, टेम्परेचर तुम्हारा दिया हुआ था, KC जो है क्या था, फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड तुमको करना था, बस क्या था भाई, कुछ नहीं था यार। तुम लोग यार बस परेशान हो गए, तुम लोग टेंशन में आ गए। ऐसे क्वेश्चन अवतार से मैं कितना कराया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, जब प्रूफ दूंगा ना तुम्हारे खुद, तुम खुद देखना एक बार, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 74, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट। यहाँ देखो बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, नाइट्रस एसिड डालते हैं तो हमारा बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको तुरंत ये डिकम्पोज होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टेबल करके रखते हैं, ठीक है। और स्टोर करके, जनरली इसको स्टोर नहीं करते क्योंकि इमीडिएटली ये क्या हो जाता है, तुरंत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, इमीडिएटली यूज कर लेते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन। वही लाइन लिख रही है, ठीक है। उसके बाद इंजर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट। देखो इंजर्शन ऑफ आयोडीन इज नॉट इजिली इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली, हेंस हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, KI का यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखी है, हेंस आइडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट विद KI। एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं भैया, एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं भैया, बस पढ़ना था डिटेल में एनसीईआरटी। कह रहा है मोनोक्लोरिनेशन बताओ कितने कंपाउंड बनेंगे, तो भैया एग्जांपल नंबर 6.3 सेम क्वेश्चन, CS3 का 2 बार, CS2 CS3 CS2 CS3 सेम क्वेश्चन था, जाकर चेक कर लेना कितने बनेंगे। एग्जांपल था, इन टेक्स्ट भी नहीं तक तुम्हें सॉल्व करना था। उसका C5H12 में बताओ सिंगल मोनोक्लोराइड 3 आइसोमेरिक 4 आइसोमेरिक कितने बनेंगे। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट के बारे में बताओ, इसमें से मोनो हेलो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6.5 पे जाओ एक्सरसाइज में, वहां पर भी दिया हुआ है कि C5H10 है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है, बताओ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट को क्या है, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। ये तो तुम्हारा सेम एग्जैक्ट यहाँ पे था, ठीक। ये देखो को ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर चिल्लाने लगोगे, मारूंगा एक तमाचा तुमको चिल्लाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तुमको क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हर जगह किसी के भी नोट्स तुमने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, तो टीचर ने एक चीज तुमको पढ़ाई होगी, स्टेबिलिटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, उल्टा होती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की। और पूरा का पूरा होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल के बारे में ही पढ़ा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन तुमको अवतार के पार्ट 3 में मैंने कई सारे करा रखे थे, ठीक है। पार्ट 2 में भी कराया गया, धीरे ने कराया है, ठीक है। होगा क्या, तुम फ्री रेडिकल बनाओगे, डांसिंग रेजोनेंस वाला तुमको स्ट्रक्चर पता नहीं है, डांसिंग रेजोनेंस बनता है, सबसे ज्यादा स्टेबल ही होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये अगर होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम इसी की होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर 312 होगा, और क्या है ये 213 इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिक चीज है यार, ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, कहीं एल्कीन पे कुछ दिया हुआ है, वो GI में दिया, आइसोमरिज्म में दिया, हर एक चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मत बोलना आउट ऑफ एनसीईआरटी से यार, जीओसी क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। कौन सा डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, तो यार ब्रोमीन वाटर को कौन सा पाई बॉन्ड वाले करते हैं, नॉन पाई बॉन्ड वाले नहीं करेंगे। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो पहला डीकलराइज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो तुमने एल्कीन का रिएक्शन पढ़ा था ना, एल्कीन के साथ Br2 CS2 डाल दो, Br2 वाटर डाल दो तो क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो वही चीज तो है यार, यहाँ से उठा के इसने पूछा है, तो ये सारे पाई बॉन्ड है, ये सारे करेंगे, ये नहीं करेगा, सिंपल सी बात है यार। ये देखो CS3 ये CN था, इसमें CS3 MgBr जब डालोगे तो देखो यहाँ पे CS3 CS2 CN आ गया, इसमें C6H5 MgBr जब ईथर एक्सेस में डालोगे, ठीक है, एक्सेस में डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3 प्लस, तो ये तुम्हारा ये बनेगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन तुमसे पूछा एनसीईआरटी, कह रहा है एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये PYQ में कम से कम 10 बार पूछा गया है। हाइलिंग बॉइलिंग पॉइंट मतलब आई के रिस्पॉन्स में बढ़ेगी, और तुम आई का फैक्टर जानते हो, आई किस में ज्यादा होगा, यूरिया N2SO4, ये सारा तुम कर सकते हो भैया, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। हेबर प्रोसेस, वेकर ऑक्सीडेशन, विल्किंसन कैटलिस्ट, जिगलर कैटलिस्ट। को हेबर प्रोसेस तो P ब्लॉक में था तो दिया नहीं होगा भैया, जब D एंड ब्लॉक पढ़ोगे तो वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है भाई। देखो यहाँ पे जिगलर कैटलिस्ट के बारे में दिया है, यहाँ पे TiCl4 ये तो दिया है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड दिया है, और क्या ये दिया हुआ है, बेकर्स प्रोसेस के बारे में PdCl2 दिया हुआ है। आयरन कैटलिस्ट यूज होता है हेबर प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, देख रहे हो दिया कि नहीं दिया है, क्योंकि आयरन तो तुम्हारा D ब्लॉक का ही है, तो आयरन के बारे में पूछा इसने यहाँ से, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट तुम्हारा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक चीज दिया हुआ भाई एनसीईआरटी। ये देखो 5 मोल ऑफ लिक्विड X है, 10 मोल ऑफ लिक्विड Y है, बताओ कौन सा डेविएशन है। तो देखो नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन के बारे में दिया हुआ था, बस इसका एप्लीकेशन तुमसे पूछा। तो यहाँ पे देखो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B लिक्विड वाज फाउंड टू 500, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, वेपर प्रेशर ऑफ B। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1.19, एग्जाम्पल नंबर 1.6, सारे एक ही क्वेश्चन है। बस इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा एग्जाम मतलब डाटा निकलेगा तुम्हारा,
अब डाटा निकल गया, प्योर से ज़्यादा आ गया तो देख लो कितना होगा, प्योर से कम आ गया तो कितना होगा, पॉजिटिव डिवीजन शो कर रहा है कि निगेटिव डिवीजन शो कर रहा है, बस तुमको डाटा निकाल के आंसर मिलाना था, सिंपल सी बात थी। यहाँ पे देखो प्योर लिक्विड ए का बी का दिया हुआ है, बताओ कंपोजिशन वेपर फेज में क्या होगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 1 5 फिर से सेम क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सेम तरीके का पूछा है, बस जैसे मान लो यहाँ पर 70 था, ठीक है, मान लो एक का 70 था, तुम्हारा आंसर 80 आ गया तो बढ़ गया, पॉजिटिव डिवीजन एक निगेटिव डिवीजन, बस इतना बताना था यार, सिंपल सी बात है। सुगर एक्स फाउंड इन हनी, कीटो सुगर, अल्फा बीटा एनोमरिक फॉर्म, लिबोरेटरी। तो भैया लिबोरेटरी क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज देखो यहाँ पे ग्लूकोज में पाया जाता है, और नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट और हनी में पाया गया, देखो फाउंड इन हनी हो गया, नेचुरल मोनोसैकेराइड हो गया, नेचुरल स्वीटनर है, इंपॉर्टेंट कीटो सुगर हो गया, अल्फा बीटा एनोमरिक फॉर्म होता है, तो यहाँ पर देख लो भैया अल्फा बीटा एनोमरिक फॉर्म होगा इसका, ठीक है। उसका सुक्रोज, जब सुक्रोज पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ते हो, सुक्रोज डेक्स्ट्रो होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद वो डेक्स्ट्रो और लीवो में टूटता है। यहाँ पे लीवो तुम्हारा क्या होता है, लीवो तुम्हारा क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, लिबोरेटरी, वही तुम्हारा पूछा, फ्रक्टोज क्या, लिबोरेटरी, फ्रक्टोज हो जाएगा। इसका कन्वर्जन कैसे होगा, देखो भैया ईस्टर को कन्वर्ट कर रहे हो CHO में, तो ईस्टर को कन्वर्ट करने के लिए CHO में स्पेसिफिक रीजन चाहिए होता है, डी वाले ये भी तुम्हारा NCERT से दिया हुआ है, CW सारे ईस्टर को कन्वर्ट करके CHO में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। ये देखो I अंडरगोज SN2 रिएक्शन, तो देखो SN2 के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, SN1 के लिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और यहाँ पे लिखा भी है एजर्सन दिया है तो रीजन भी लिखा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी दिया है, आयोडीन और Cl दिया है, उसका लिख रहा है कि ये क्यों है, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज की वजह से। देखो यहाँ पे लिखा भी है आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, समझे, कुछ दिमाग में घुसा। NCERT कितनी जरूरी है, NCERT से उठा के पूछ रहा है, ठीक है। ये देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है SO4 और BSO4 मतलब दिया स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा दो, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, BSO4 था ना यार, तो क्या बनता, BA+2 बनता और SO2SO4 माइनस बनता, तुमको BA+2 और SO4 2 माइनस बनता, तो प्रोडक्ट में से इन दोनों जोड़ के घटाना था, जोड़ घटाना नहीं कर पाओगे क्या। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन, कितना हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन करो यार। हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ, सेम तुमसे क्वेश्चन पूछा, हीट ऑफ फॉर्मेशन का पूरा तुमको डेफिनेशन भी दिया हुआ है टोटल एकदम। अब क्या पढ़ोगे भाई, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट कुछ करना नहीं था भाई, BA प्लस SO4 माइनस को जोड़ के BSO4 का देखो दिया हुआ था 216 घटा देना था, BSO4 का दिया हुआ 349 दिया हुआ था, और SO4 का दिया है कितना, SO4 का दिया 216 और BA+2 का ये भी निकल जाएगा, दोनों निकाल के जोड़ के घटाना था यार, प्लस माइनस करना था यार। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमर 2019 का एडवांस का, एडवांस 2019 का सेम क्वेश्चन उठा के इसने रिपीट किया, वही मैंने बोला एक क्वेश्चन एडवांस का दिया हुआ है, वो भी क्या स्ट्रक्चरल और आइसोमरिज्म पॉसिबल तुम निकाल सकते थे, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर के बारे में, स्ट्रक्चरल के बारे में NCERT से दिया हुआ है, तो तुम इसको NCERT के बाहर नहीं बोल सकते। बस बात ये थी कि क्वेश्चन लेंदी था, तुम इसको सॉल्व करते तो तुम्हारा निकल के आता कितना भी, जो भी तुमको निकलना होगा, ठीक है। इसमें कायरल कार्बन नहीं बनते, तो एक कायरल से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ये भी तुमको करना पड़ता, ठीक है। चलो ये देखो भैया H2O NH3 CH3 का डायपोल मोमेंट बताओ, डायपोल मोमेंट जब जाओगे तो यहाँ पे देखो H2O है, NH3 है, CH3, भैया डायपोल मोमेंट चेक कर लो, तीनों का दिया हुआ है। XCF4 XCO3 XCO नंबर ऑफ लोन पेयर तुमको दिखाया था, वहाँ पे फिगर तो बना था, वहाँ पे तुमको दिखा दिया, यहाँ पे देखो XCF4 यहाँ पे तुमको लोन पेयर देख लो कितना लोन पेयर है, ठीक। उसका तुम्हारा क्या दिया है कि OHCHNO का बॉन्ड लेंथ, OHCHNO का बॉन्ड लेंथ भैया यहाँ से चेक कर लो, ठीक है। अरे FON होता है ना, ऐसे चेक कर सकते हो। N2O2H2 का बॉन्ड इंथैल्पी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो N2O2H2 तुम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में तुमको पहले ही मैं बताया हूँ, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2H2 यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये भी NCERT से, ठीक। ये देखो N2 और O2 2NO दे रहा है, बताओ किस रिएक्शन पे किस कंडीशन पे, देखो तो ली चैटलियर प्रिंसिपल भैया याद कर लो, ली चैटलियर प्रिंसिपल में पूरा चीज़ लिखी हुई है, NO2 से N2O4 वाला प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में लिखा भी हुआ है, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंडोथर्मिक पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक पे क्या होता है, और यहाँ देखो 5.21 वाला जब क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर भी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बारे में तुमसे पूछा गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ पे तुमको छाप दिया है, बस तुमको डाटा में लिखना है, ठीक। रेट कांस्टेंट दिया इतना, कितना टाइम लगेगा 7.2 को 0.9 पे जाने पे, 3.5 देखो पहले कितना था, पहले था 1.24, अब 0.20 हो गया, बताओ कितना रेट कांस्टेंट होगा। यहाँ पे तुमसे क्या पूछा, टाइम पूछा ना, यहाँ पर रेट कांस्टेंट पूछा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पहले दिया हुआ 60 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले 1.5 था,
अब 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा इसको, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम, सेम क्वेश्चन है कि नहीं। देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ था रेट कांस्टेंट 0.03 है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट इतना है और तो 5 ग्राम से 3 ग्राम हो रहा है और यहाँ पे कितना होता है 7.2 से 0.9। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक बार यहाँ पूछा, एक बार यहाँ पे पूछा। ठीक, ये देखो लेसन टेस्ट कौन कौन नहीं देता, लेसन टेस्ट तुम्हारा ये देगा, NaCN Na2S NX देगा, ये तुम्हारा नहीं देगा। ये तुम्हारा हो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो गया NCERT का। एक एक लाइन मैंने मिलवा दिया ना, एक लाइन मिलवाया कि नहीं मिलवाया। अब अगर तुमने लाइक कमेंट और शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, उनको बताया कि हाँ ये चीज़ है, पूरी NCERT से पेपर आते हैं, तो अगली जो वीडियो होगी वो उसमें मैं फिजिक्स का दिखा दूंगा तुम्हें। फिजिक्स की पूरी NCERT और PYQ से आई हुई है, एक्सेप्ट 2 से 3 क्वेश्चन। एक एडवांस वाला क्वेश्चन छोड़ दो, एक तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन छोड़ दो और एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन छोड़ दो, तो सारा फिजिक्स NCERT और यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना सपोर्ट करो, जितना सपोर्ट करो उतना मैं भी सपोर्ट करूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, 15 को जो वीडियो है एक ही स्टडी वीडियो में डालता हूँ। ठीक है, एक ही स्टडी वीडियो में डालता हूँ, 15 को डालूंगा और ये फाइनल होगी। 15 को डालूंगा, ये फाइनल होगी। इसके बाद तुमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद तुम सीधे दिसंबर में आओगे। दिसंबर में तुम्हें मैं एक और वीडियो दूंगा स्टडी वाली, कैसे अब 4 महीने में क्या करेंगे, तो बस ये देखना और ये, क्योंकि बीच में भटकोगे तो फिर, क्योंकि सबसे बेस्ट स्टडी है भाई। अगर कर लिए मिस्टेक कॉपी रिवीजन, मैंने PDF भी डाल रखी है टेलीग्राम पे, उसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो कमेंट वाले सेक्शन में बता देना या डाउट ग्रुप पे बता देना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।